जो अदानी अंबानी को पता नहीं चल रहा कि उनकी संपत्ति कहां और कितनी बढ़ रही है, उसका हिसाब सरकार को रखना पड़ेगा। उस वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा जो पूरे पश्चिमी देशों के अंदर लगता है। जहां पर ये पूंजीवाद अपने चरम पर है, वहां भी लगता है। भारत की जनता, भारत का किसान, भारत का मेहनत कश के साथ गद्दारी है, जिसने 1 साल के आंदोलन के बाद इस नरेंद्र मोदी को घुटनों पे ला दिया था और मजबूर किया था कि अपने वो 3 कृषि कानून वापिस ले। जब उन नीतियों को रोकेंगे, इस नव उदारवाद के रास्ते को रोकेंगे, जब इन नीतियों को वर्ग संघर्ष के जरिए अपने पक्ष में जोड़ेंगे, तब मोदी होंगे, सीतारमन होंगे, महंगाई जानेंगे नहीं जानेंगे, प्याज का स्वाद जानेंगे ना जानेंगे, पर जनता अपने आंदोलन से नीतियां अपने पक्ष में खड़ी करेंगी। खाने की कीमत 100 रुपया थी 23 के अंदर, वो अक्टूबर 24 के अंदर 152 रुपया हो गई है। उसे महंगाई बोलते हैं। उसका ये हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और हम लोग, जो पूरा देश है, वो चीजों को खरीद नहीं पा रहा है। अनुराग जी उसको बोलते हैं उनकी क्रय शक्ति कम हो रही है। इसके चलते डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, मांग कम हो रही है। तो कोई भी 9वीं 10वीं का छात्र बता देगा कि अगर डिमांड कम हो रही है, हमारी आर्थिकी अच्छी हालात के अंदर नहीं है, इसका ये मतलब है कि बाजार मंदी के अंदर है। जो हम पैदा कर रहे हैं वो बिक नहीं रहा है, मेरे देश के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर कोई मुझे ये बताए कि ये छोटी सी बात हमारे फिनांस मिनिस्टर को समझ नहीं आती है, ये छोटी सी बात जो मिनिस्ट्री के अंदर बैठे बैठे ब्यूरोक्रेट है उनको समझ नहीं आती है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। उनको समझ आती है। ये मासूमियत नहीं है, पर ये क्या है? ये उनकी प्राथमिकता है, ये उनका चरित्र है, ये उनका वर्ग चरित्र है कि वो जनता के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, या फिर जो नव उदारवाद की नीति है जो उसको डिक्टेट करती है, जो उसकी आंखों पे चश्मा बांधती है कि वो गुर्बत को ना देखे और उसी करोड़पति कारपोरेट के लिए नीति बनाए, नव उदारवाद का बजट पेश करे। वो मेरी सरकार ने किया। एक मैं मानता हूं सरकार होश में आओ, पहला अपराध ये है, मोदी सरकार होश में आओ। जो खर्चा सरकार का जन विरोधी बजट नहीं चले, जो आम इंसान के जीवन के ऊपर होना चाहिए, वो खर्चा लगातार कम होता जा रहा है पिछले 4-5 साल से। अगर वो खर्चा कम हो जाएगा, मेरी शिक्षा पे खर्चा नहीं होगा, स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं होगा, जो मेरे जीवन के लिए जरूर मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे खर्चा नहीं होगा, मेरी आमदनी वैसे ही कम होती जा रही है, उसके क्या होगा? मेरी जीवन जीने की जो कीमत, जिसको बोलते हैं जिंदा रहने की कीमत, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो बढ़ती जाएगी। जब वो बढ़ती जाएगी मतलब कि अगेन मेरा जीवन जीना दुभर होता जाएगा। वो कब कम होगा, उसके अंदर कब राहत मिलेगी? जब सरकार बड़े बड़े करोड़पति को लोन नहीं देगी, उसका टैक्स नहीं माफ करेगी, अपितु मेरे लिए खर्च करेगी। वो खर्चा लगातार कम होता गया, जिसको ये बोलते कि जीडीपी के जो प्रतिशत है उसके अनुपात में वो लगातार कम होता जा रहा है। और दूसरी बात, आप जाइए दिल्ली से लेके दक्षिण तक और कश्मीर तक, किसी भी विभाग में जाइए, मांग लेके कि हमें अध्यापक चाहिए, सरकार क्या बोलेगी? हमारे पास पैसे नहीं है। आप बोलेंगे डॉक्टर चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। बच्चे बोलेंगे फेलोशिप चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। ये बैठे हैं यहां पर छात्र, कब से लड़ रहे हैं, वो बोले हमारे पास पैसे नहीं है। पर बजट क्या बता रहा है? ये जो पिछले बार बजट एस्टीमेट था, जो पैसे रखे थे कि खर्च करने हैं, अब बोलते हैं बड़ी एफिशिएंट, बड़ी प्रभावशाली सरकार है। इससे बड़ी निकम्मी सरकार नहीं हो सकती कि जो पैसे खर्च करने के लिए रखे थे वो भी खर्च नहीं कर पाई। और एक मद में नहीं, लगातार तमाम मद के अंदर अर्बन डेवलपमेंट से लेके जो ग्रामीण विकास है वहां तक के पैसे खर्च नहीं कर पाई। फिर मैं बोलता हूं,
ये नहीं है कि ये खर्च कर नहीं सकते थे, खर्च करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे कारपोरेट का मुनाफा नहीं बढ़ेगा, इसलिए खर्च नहीं किया। वो लगातार कम होता चला गया। और इस बजट के अंदर भी मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा अपराध है इस जनता के खिलाफ जो चुनी हुई सरकार कर रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आप कोई भी उठा लीजिए, तमाम आंकड़ों के अंदर वो खर्चा कम हुआ है और उसके बनिस्बत इस बार का बजट और फिर कम किया गया है। महंगाई जो 5-6% उसमें जोड़नी थी, वो गणित तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। वो गणित छोड़ ही दिया है कि महंगाई जो दिमाग के अंदर, जहन के अंदर रखकर नई फिगर लानी थी, वो लगातार इन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए ये जो बजट है हमें कोई राहत नहीं देता है। पैसा आना कहां से था, अतिरिक्त पैसा कहां से आना था? मेरे से पहले कोई वक्ता बोल रहे थे और यहां पर हम बड़ी पुरजोर तरीके से ये बात रखना चाहते हैं। हम केवल इस बजट का विरोध नहीं करने आए हैं, हम रास्ता भी बताने आए हैं। देश की जनता रास्ता बताने आई है कि पैसा आएगा कहां से सरकार के पास। वो पैसा वहां से आएगा जो अदानी अंबानी को पता नहीं चल रहा कि उनकी संपत्ति कहां और कितनी बढ़ रही है, उसका हिसाब सरकार को रखना पड़ेगा। उस वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा जो पूरे पश्चिमी देशों के अंदर लगता है। जहां पर ये पूंजीवाद अपने चरम पर है वहां भी लगता है। अरे पूंजीवाद तो ये बोलता है कि व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता से, अपने बल के ऊपर पैसा कमाता है, संपत्ति अर्जित करता है। चलो मान लीजिए, हम मान लेते हैं, पर जब वो बड़े अंबानी जी से छोटे अंबानी के पास जाएगी तो छोटे अंबानी जी ने इस पूंजीवाद के अंदर कौन सा काम कर दिया कि तमाम की तमाम संपत्ति उनको मिल जानी चाहिए? वहां पर हम मांग करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। जब संपत्ति दूसरी पीढ़ी में जाएगी, वो देश की संपत्ति है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। वहां से पैसा सरकार के पास जाना चाहिए और वो पैसा हमारी जनता का है, जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। वो हम यहां पर मांग भी करने आए हैं, पुरजोर तरीके से मांग करने आए हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि केवल शहरों का बजट कम किया होगा, नहीं, ये बैठे हैं किसान सभा का नेतृत्व यहां पर, पहले भी बोल रहे थे पूरा रूरल डेवलपमेंट का जो पैसा है वो कम किया है। बड़ी विडंबना है कि जो कृषि है वो भारत की रीढ़, वो जीडीपी के लिए अपना अनुपात बढ़ा रही है, वो रोजगार के अंदर अपना योगदान ज्यादा दे रही है। हमारे पिछले 5 सालों का ये आंकड़ा बता रहा है, रोजगार के अंदर उनका जो प्रतिशत है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसका ये कारण, एक कारण ये है कि जब शहर के अंदर काम नहीं मिलेगा वो वापिस जा रहा है, लेकिन कृषि उसको काम दे रही है। जरूरत क्या थी? जरूरत थी कि कृषि के लिए पैसा दिया जाए, वो भी नहीं दिया, वो भी कम कर दिया। जो मेहनत से पैदावार की है उसकी न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की न्यूनतम आप दीजिए ताकि वो जी पाए, और साथ में सुनिश्चित कीजिए कि केवल एमएसपी बोला नहीं जाएगा, उसके ऊपर खरीद भी होगी। आप कारपोरेट का तो क्रेडिट बंद कर, माफ कर देते हैं कर्जा, पर वो जो छोटा किसान, जो खेत मजदूर है, उसका कर्जा भी माफ कीजिए। पर ऐसी कोई भी बात इस बजट के अंदर नहीं आई है। ये कृषि को और संकट के अंदर भेजेगा। ये बता रहा है कि सरकार की नीति क्या है, और ये भारत की जनता, भारत का किसान, भारत का मेहनतकश के साथ गद्दारी है, जिसने 1 साल के आंदोलन के बाद इस नरेंद्र मोदी को घुटनों पे ला दिया था और मजबूर किया था कि अपने वो 3 कृषि कानून वापिस ले। लेकिन हम जानते हैं ये सावरकर के चेले, इनको पता है कि कैसे मुंह में राम बगल में छुरी, जनता के बगल में कैसे छुरी घोपनी है, ये वही कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हाँ, इस बजट को भी एक इवेंट बना दिया है। मोदी सरकार बिल्कुल दक्ष है, हर 2 महीने के बाद एक इवेंट आएगा, पूरा देश टीवी के जरिए उसके ऊपर चर्चा करेगा। और ये बजट है, ये एनुअल इवेंट है, हर साल एक एक शगुफा दिया जाता है। इस बार बोल रहे हैं वो शगुफा, वो टैक्स के अंदर जो कंसेशन मिडिल क्लास तथा कथित तमाम मिडिल क्लास को बोल रहे हैं। अरे साहब, कितने लोग उसका फायदा ले पाएंगे? अगर आपको चिंता थी
अगर आपको चिंता थी मिडिल क्लास की, अगर आपको चिंता थी बहुत टैक्स की, तो आप कम किए होते ना। जो जीएसटी के ऊपर जनता को लूट रहे हैं, जो पूरा देश देता है, जो पूरा देश देता है, कोई एक सेक्शन नहीं देता है, उस जीएसटी को कम करते। कम से कम जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं, किताबें हैं, उनके ऊपर कम करते। लेकिन आपने वो कम नहीं किया, क्योंकि आपकी मंशा देश को राहत देना नहीं थी। हाँ, इवेंट बनाना थी, इवेंट बनाए, दिल्ली के चुनाव को भी प्रभावित किया, और अब पूरे देश के अंदर ढंका पीट रहे हैं कि हमने मिडिल क्लास को बड़ा फायदा पहुंचा दिया। दरअसल इस सरकार की जो मैनेजमेंट है, इसके खिलाफ जनता को लामबंद होना पड़ेगा। इसके खिलाफ हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये केवल एक बजट के समय नहीं होगा। पूरा साल जब जब ये बजट मेरी जेब के ऊपर डाका डालेगा, जब जब ये बजट मेरे जीवन को मुश्किल करेगा, तब तब जनता के हिस्सों को इकट्ठे आकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अपने से नहीं करेंगे। मैं सच में बोलूं, जमहूरियत के अंदर बोलते हुए बुरा लगता है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर एक आशा होती है अपनी चुनी हुई सरकार से। पर इस मोदी सरकार की अगर कोई अचीवमेंट है, अगर कोई उपलब्धि है, तो इसने मेहनत का इसका जो सपना था कि साल के बाद उस सरकार उसके लिए कुछ करेगी, उस सपने को खत्म किया है। आप जनवरी के महीने के अंदर जब आप टीवी खोलते हैं कि 1 फरवरी को बजट आएगा, किसी आशा के साथ नहीं खोलते, एक चिंता के साथ खोलते हैं कि अब कौन सा मेरा सार्वजनिक क्षेत्र बिक जाएगा, कौन सी मेरी संपत्ति बिक जाएगी। अगर उसको रोकना है, जहां से मैंने शुरू किया था, वो संसद के अंदर तो लड़ाई होगी, वहां पर इनके पास ताकत है, वहां पे रोक पाएंगे। अगर इनको रोकना है, जैसे देश के किसानों ने रोका, जैसे देश के मजदूर रोक रहे हैं, पूरे देश के अंदर बिजली का निजीकरण करने की कोशिश की। हम चंडीगढ़ का मजाक उठाते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर जो वहां की जनता रहती है, उसके सामाजिक सरोकार खत्म हो गए हैं। उसने पूरे देश के अंदर बताया कि निजीकरण के खिलाफ वहां का जो मजदूर आंदोलन का, उसे साथ मिलकर लड़े और उसको रोका। वहां पर रास्ता वो है, वो हिमाचल से लेके पौंडीचेरी तक, हिमाचल से लेके पौंडीचेरी तक देश की जनता रोक रही है। जब उन नीतियों को रोकेंगे, इस नव उदारवाद के रास्ते को रोकेंगे, जब इन नीतियों को वर्ग संघर्ष के जरिए अपने पक्ष में जोड़ेंगे, तब मोदी होंगे, सीतारमन होंगे, महंगाई जानेंगे नहीं जानेंगे, प्याज का स्वाद जानेंगे ना जानेंगे, पर जनता अपने आंदोलन से नीतियां अपने पक्ष में खड़ी करेंगी। अंत के अंदर अपील है, इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के अंदर तब्दील करते हुए देश की मुक्ति के वो भी आगे की तरफ लेके जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।